प्यारे बच्चों, आज हम थायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी कैसे है, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर कैसे थायरॉक्सिन का संश्लेषण होता है और कैसे थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन का कंट्रोल होता है। अब आप देखिए, इस चित्र में थायराइड की एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी के अंदर दिखाई दे रही है। थायराइड ग्रंथि जो ट्रेकियल कार्टिलेज ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया में भी ट्रेकियल रिंग्स जो दूसरी, तीसरी और चौथी ट्रेकियल रिंग्स होती है, उस स्थान पर दोनों तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में थायराइड ग्लैंड होती है। ये देखिए, दूसरी, तीसरी, चौथी कार्टियल स्ट्रक्चर है और ये जो पाई जा रही है आपके, एक थायराइड लोब ये रहा और दूसरा थायराइड लोब ये रहा। ये दो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में थायराइड ग्लैंड पाई जा रही है। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर थायराइड कार्टिलेज पाई जा रही है। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर छोटे छोटे सीलियरी स्ट्रक्चर के रूप में थायराइड मेम्ब्रेन पाई जा रही है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में होती है और बीच में ये जो बाइलोब्ड होता है, इसलिए इसको दायां और बायां लोब कहते हैं। राइट लोब ऑफ थायराइड एंड लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड, दोनों थायराइड के लोब जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसको हम इस्थमस ऑफ थायराइड यानी कि थायराइड का सेतु कहते हैं। तो ये थायराइड का सेतु कहलाया, जो दोनों लोब्स के बीच में पाया जाता है। नीचे की तरफ थायराइड कार्टिलेज भी पाई जाती है। अब यदि हम थायराइड की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देखिए, थायराइड की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रही है। थायराइड की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर यदि आप देखें तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो जिन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, इनको थायराइड पुटिकाएं, फॉलिकुलर कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। ये फॉलिकल्स के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। तो ये फॉलिकुलर कैविटी है, ये फॉलिकुलर सेल्स है। तो ये फॉलिकुलर सेल्स पाई जा रही है, बीच में ये चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है। ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, ये ब्लड सेल्स पाई जा रही है। फॉलिकुलर जो सेल्स होती है उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को मुख्य कोशिका प्रिंसिपल सेल कहते हैं। इस प्रिंसिपल सेल के द्वारा T3 और T4 हार्मोन का संश्लेषण यानी कि थायरॉक्सिन ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन का संश्लेषण किया जाता है। प्रिंसिपल सेल्स के अलावा कुछ अन्य कोशिकाएं भी फॉलिकुलर जो फॉलिकल्स बनी हुई होती है उसके अंदर पाई जाती है, इनको सी सेल्स कहते हैं। ये सी सेल के द्वारा जिस हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है उसको TCT थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। सी सेल का एक दूसरा नाम भी है, इसको पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहा जाता है। तो ये पैराफॉलिक कहलाती है सी सेल्स। सी सेल्स और प्रिंसिपल सेल, ये दो प्रकार की कोशिकाएं थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई गई। प्रिंसिपल सेल के द्वारा तो थायरॉक्सिन का संश्लेषण हुआ और पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा जिस हार्मोन का संश्लेषण हुआ उसको हमने थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहा। सी सेल चूँकि पारदर्शी होती है इसलिए इसको क्लियर सेल्स भी कहा जाता है और इन फॉलिकुलर कैविटी के चारों ओर बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। अब यदि हम एक पर्टिकुलर सेल जो कि प्रिंसिपल सेल होती है उसका एक स्ट्रक्चर देखें तो प्रिंसिपल सेल्स के नीचे की तरफ एंडोथीलियम पाई जा रही है। ये देखो एंडोथीलियम प्रिंसिपल सेल के नीचे की तरफ। प्रिंसिपल सेल में अंदर की तरफ जो कैविटी होती है उसमें माइक्रोविलाई पाई जा रही है।
प्रिंसिपल सेल के अंदर गोल्जी बॉडी पाया जाता है, प्रिंसिपल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्रिंसिपल सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है। ये सारी संरचनाएं पाई जाती है जो सिद्ध करती है कि प्रिंसिपल सेल्स के द्वारा सिंथेटिक एक्टिविटी, संश्लेषणात्मक गतिविधि होती है जिसके की द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। अब इस प्रिंसिपल सेल के बाद यदि हम देखें कि यदि थायरॉयड ग्लैंड की हाइपर और हाइपो एक्टिविटी होती है तो इसकी जो ये फॉलिकुलर सेल्स होती है उसकी शेप बदल जाती है। जब सेल्स की हाइपर एक्टिविटी होती है, अति सक्रियता, तो इसका आकार बड़ा हो गया और ये फॉलिकुलर कैविटी छोटी हो गई। और जब हाइपो एक्टिविटी होती है तो ये देखो ये कोशिकाएं चपटी हो गई और कैविटी का आकार विकृत हो गया, चपटा हो गया, संकरा हो गया। तो हाइपर और हाइपो एक्टिविटी के अंदर ये बदलाव होता है। जब हाइपर एक्टिविटी होती है तो सेल्स मोर कॉलुमनर, गोल्जी एनलार्जेज, गोल्जी अपराटस बड़े बड़े हो जाते हैं, सिंथेटिक एक्टिविटी और सीक्रेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर होते हैं। ये जो थायरॉयड ग्लैंड होती है इसकी एक और विशेषता होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है, यानी कि एंडोडर्म से इसका विकास होता है, भ्रूणीय। थायरॉयड ग्लैंड कैंडल नाम के साइंटिस्ट ने 1919 के अंदर हार्मोन सीक्रेट किया था और इसने इसको पृथक जो हार्मोन हुआ था वो थायरॉक्सिन था। हैरिंगटन और बर्जर ने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला थायरॉक्सिन का बताया था। थायरॉयड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर चौथे फेरेंजियल पाउच से डेवलपमेंट होता है और वर्टिब्रेट और लोअर वर्टिब्रेट के अंदर जो एंडोस्टाइल नाम की स्ट्रक्चर होती है उसके समजात संरचना ये थायरॉयड ग्लैंड हमारे होती है। और हमारे बॉडी के अंदर ये जो सी सेल्स होती है ये फिफ्थ ब्रैंकियल पाउच के अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी के अवशेष होते हैं। जो ब्रैंकियल पाउच एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं उसके ये अवशेष होते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कैसे और किस प्रकार होता है, उसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम एक दिन के अंदर लगभग 100 से 500 माइक्रोग्राम आयोडीन फूड के साथ में अंदर लेते हैं और इस जितना भोजन हम दिन भर में आयोडीन मिले तो उसमें से मात्र 50 मिलीग्राम आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर पहुंच रहा है, बाकी सारा का सारा एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये आयोडीन आयोडाइड के रूप के अंदर थायरॉक्सिन ग्लैंड के अंदर जो ये फॉलिकुलर सेल्स है इसके अंदर पहुंचता है। ये देखो यहाँ पहुंचा। अब थायरॉक्सिन ग्लैंड की जो एसिनार सेल, फॉलिकुलर सेल, सी सेल होती है इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उपस्थिति में ये आयोडीन जो हमने फूड के अंदर लिया ये टायरोसिन नाम के एंजाइम की उपस्थिति में जॉइंट होते हैं। ये आयोडीन लगभग जो टायरोसिन के प्रेजेंस में जुड़ता है ये लगभग 10 से 15 मिलीग्राम होता है। जब टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड के साथ आयोडीन जुड़ता है TSH हार्मोन के प्रेजेंस में तो जो कंपाउंड और यौगिक बनता है उसको हम मोनोआइडोटायरोसिन कहते हैं। यानी कि एक आयोडीन मॉलिक्यूल टायरोसिन के साथ जुड़ा उसको हमने कहा MIT यानी मोनोआइडोटायरोसिन। एक मोनोआइडोटायरोसिन से जब एक और आयोडीन जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं DIT यानी कि डाई आयोडोटायरोसिन। ये सारा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव कपलिंग होती है। आयोडीन का टायरोसिन के साथ जुड़ना थायोयूरिया और थायोयूरेसिल ये दो दवाइयाँ होती है उनके प्रेजेंस में रोका जा सकता है। इसलिए जिन रोगियों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनको थायोयूरिया और थायोयूरेसिल ड्रग देते हैं। ये थायोयूरिया और थायोयूरेसिल इस आयोडीन को टायरोसिन के साथ जोड़ने से रोक देते हैं। ये रुकता है तो संश्लेषण कम हो जाता है। अब
मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन की ऑक्सीडेटिव कपलिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में होती है, और इस प्रोसेस को परऑक्सीडेज एंजाइम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के अंदर होते हैं वो इंक्रीज भी करते हैं। ये प्रोसेस आपके इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग जब इंक्रीज होता है तो एक मॉलिक्यूल MIT एक मॉलिक्यूल DIT के साथ जुड़ जाता है, यानी एक MIT मिट एक डिट से जुड़ता है, तो जिसका निर्माण होता है वो टिट, वो हो गया ट्राई आइडोथायरोक्सिन। इसको हमने T3 कहा। वन मिट बाइंड विथ वन टिट, वन मिट बाइंड विथ वन डिट, तो जो निर्माण हुआ उसको हमने कहा TIT टिट। टिट के साथ एक मिट जुड़ता है तो फिर जो बनता है उसको थायरोक्सिन T4 टेट्राआइडोथायरोनिन कहा। टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन ये दो कंपाउंड इस पूरे के पूरे सेल के अंदर बन जाते हैं। ये देखिए, ये दो बन गई। ये मोनोआइडो थायरोनिन जब एक डिट से जुड़ा तो ये टिट T3 और T4 बना। 90% जो हार्मोन बनता है ये आपके T4 बनता है, और 10% जो बनता है वो आपके T3 बनता है। अब ये T3 और T4 आपके थायराइड फॉलिकुलर कैविटी के ल्यूमन में आ गए। ये देखिए, ये जो यहाँ बने ये अब ल्यूमन के अंदर एंटर हो गया। ल्यूमन में आने पर ये थायरोक्सिन ब्लड के अंदर उपस्थित ग्लोबुलिन से जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसको TBG थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। ये थायरोग्लोबुलिन वापस फॉलिकुलर कैविटी में भी पहुंचकर TSH के प्रेजेंस में मिट और डिट में टूट सकता है, और कुछ हार्मोन थायरोक्सिन के रूप में रहता है, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 और T4 के रूप में रहता है। ये जो हार्मोन होते हैं ये लगभग 65 से 90% तो T4 यानी कि थायरोक्सिन के रूप में रहते हैं, और 10 से 35% की जो मात्रा होती है वो लगभग T3 के रूप में रहती है। तो यानी कि T4 की मात्रा ज़्यादा होती है और ये T3 की जो मात्रा होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अब ये T3 और T4 फॉलिकुलर कैविटी में से होकर ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार इस पूरी फॉलिकुलर सेल्स के अंदर थायरोक्सिन के प्रेजेंस में थायरोक्सिन हार्मोन TSH के प्रेजेंस में T4 थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, और ये संश्लेषित हार्मोन इस प्रकार ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसको बेसिकली हम कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करके ये जो कैलोरी की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है, इसलिए इसको अपन कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। 1 ग्राम थायरोक्सिन 1000 कैलोरी ऊष्मा को इंक्रीज़ करता है। 1 ग्राम थायरोक्सिन के द्वारा 1000 कैलोरी हीट क्रिएट की जाती है। मनुष्य के अंदर लगभग 250 मिलीग्राम प्रतिदिन थायरोक्सिन का निर्माण किया जाता है, और थायरोक्सिन केमिकली एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब हम देखते हैं ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, सीक्रेशन को। हाइपोथैलेमस के अंदर जैसे ही TRH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का सीक्रेशन किया जाता है, तो ये सीक्रेशन जैसे ही ऊपर से नीचे आता है, नीचे आते ही ये जो पिट्यूटरी के द्वारा TSH का स्राव किया जाता है, TSH थायराइड पे पहुंचता है, थायराइड के द्वारा T4 का निर्माण किया जाता है, ये T4 ब्लड के अंदर पहुंचता है। T4 के साथ साथ हाई T3 का लेवल भी 3-4 गुना अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। जैसे ही ब्लड के अंदर T4 और T3 की मात्रा अधिक होती है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे जाकर नेगेटिव फीडबैक कर देते हैं, अर्थात ये संदर्भित करते हैं कि किसी भी प्रकार का TRH का स्त्रवण हाइपोथैलेमस के द्वारा नहीं किया जाए। तो हाइपोथैलेमस TRH का सीक्रेशन नहीं करता तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है, तो TSH की मात्रा का स्त्रवण नहीं होता,
जैसे TSH की मात्रा का स्त्रावण नहीं होता, लो T3 होने पर फिर TRH का स्त्रावण होने लग जाता है। इस प्रकार ये फीडबैक कंट्रोल थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। हमने इस लेक्चर के अंदर देखा थायराइड की स्ट्रक्चर, थायराइड की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हाइपर हाइपो एक्टिविटी, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो थायरोक्सिन का संश्लेषण थायराइड सेल के अंदर किस प्रकार से होता है, और अंत में हमने देखा कि ये किस प्रकार से फीडबैक कंट्रोल के द्वारा थायराइड हार्मोन का संश्लेषण होता है। अगले व्याख्यान के अंदर हम पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे बॉडी की कौन कौन सी मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, किस प्रकार से ये हार्मोन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और कौन कौन से रोग यदि इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स अल्प या अधिक स्रावित होने लगे तो कौन से होते हैं, हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। थैंक यू।